नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं आए हुए विभिन्न एग्ज़ाम के अंदर वो आपके सामने लेकर के आए हैं। और मेनली इनमें जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन है वो रहेंगे और स्पेशली जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, अलग अलग डिटेल से हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विच एसिमेट्रिकल बॉडी। इसके अंदर कहा गया है कि ऐसा जानवर जिसका शरीर है वो असममित है। तो हम देखते हैं कि पहले तो असममित शरीर क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। असममित शरीर वो होता है कि जिसको एक विशेष एंगल से दो बराबर भागों में ना काटा जा सके। यानी अगर कोई बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, और इसको अगर हम एक विशेष एंगल से इसको दो बराबर बराबर भागों में, जिसमें दोनों तरफ बराबर के हिस्से हों, ऐसे भाग में डिवाइड ना कर सकें किसी भी एंगल से, तो वो शरीर कहलाता है असममित शरीर। तो ऐसे जीव कहलाएंगे असममित शरीर वाले जीव, या फिर एसिमेट्रिकल बॉडी वाले जीव कहलाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। असममित क्या होता है? सममिति होती है भी किसी जीव को। सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्री बोले हम, तो किसी भी जीव को अगर हम एक या दो या उससे ज़्यादा एंगल से दो बराबर बराबर भागों में काट सकते हैं तो उसको सिमेट्री बोलते हैं या सममिति बोलते हैं। और जिन जीवों में सममिति नहीं होती, यानी जिनको एक या एक से ज़्यादा प्लेन से अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते दो भागों में, या दो से ज़्यादा भागों में जो बराबर बराबर हों, तो ऐसे जीव कहलाते हैं असममित शरीर वाले जीव। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग असममित शरीर वाले जीवों के, कौन से हैं कौन से नहीं है, आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पंज। स्पंज क्या होते हैं? स्पंज है वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। स्पंज का हम देखें तो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये पोरीफेरा से संबंध रखते हैं, पोरीफेरा के होते हैं स्पंज, और ये समुद्री जीव होते हैं और इनका शरीर है वो सममिति में नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंट है, आंसर का जो पॉइंट है, स्पंज असममित शरीर वाले जीव होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तीन ऑप्शन और हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्रैब होते हैं या जिनको केकड़े बोलते हैं, ये केकड़े आर्थ्रोपोडा से संबंध रखने वाले जीव हैं। और आर्थ्रोपोडा को देखें अगर हम, तो ये सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है जीवों का। और उसकी अगर क्लास देखें, इंसेक्टा, वो सबसे बड़ी क्लास होती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट यानी जो कीट पतंगे होते हैं वो आते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि किस फाइलम से संबंध रखता है, तो आप बता सकते हो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंध रखता है, केकड़ा या क्रैब। तो इनकी समिति के बारे में, बाकी डिटेल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। इससे पहले बाकी के और ऑप्शन है उनको देख लेते हैं हम। तो ये ध्यान में रखना, केकड़ा या क्रैब किससे संबंध रखता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा से। बाकी की जो इसके सबसे बड़ी क्लास है वो इंसेक्टा होती है, जिसमें कीट पतंगे आते हैं, और फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है जीव जंतु वर्ग का। उसके बाद जो एक ऑप्शन और है यहाँ पर दे रखा है, जेलीफिश और स्टारफिश। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी फिश है, तो ध्यान में रखना इनमें दोनों में से कोई सी भी फिश नहीं है। इनमें से कोई भी जीव है वो मत्स्य वर्ग से संबंध नहीं रखता। इनके पीछे जो शब्द लिखा हुआ है फिश, उसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस बहुत दिए जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी फिश है, तो जेलीफिश और स्टारफिश दोनों ही फिश नहीं है, यानी इनका मत्स्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। मत्स्य वर्ग से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये मत्स्य वर्ग में नहीं आती, पाइसिस वर्ग में नहीं आती, इसलिए ये मछलियों की श्रेणी में भी नहीं आती। तो ये ध्यान में रखना है। तो फिर क्या है, अगर हम बात करें ये जेलीफिश, जेलीफिश जो है ये निडेरिया से संबंध रखती है। फाइलम निडेरिया, यानी जिसको सेलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, उनसे संबंध रखती है ये। सेलेंट्रेटा या निडेरिया से संबंध रखती हैं जेलीफिश। सिलेंट्रेटा या निडेरिया वर्ग का जंतु है और ये मत्स्य वर्ग से संबंध नहीं रखता। इसके अलावा अगर हम देखें स्टारफिश, ये स्टारफिश भी, जिसको सितारा मछली कहा जाता है, लेकिन ये भी एक्चुअल में मछली नहीं है। सितारे की तरह इसकी स्ट्रक्चर जरूर होती है, लेकिन ये एक्चुअल में मछली नहीं होती, केवल इसका नाम ही स्टारफिश है। ये जो है ये जीव स्टारफिश, ये संबंध रखता है एकाइनोडर्मेटा से। एकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है जीवों का, उससे संबंध रखता है। एकाइनो मीन कांटेदार होता है, डर्मा मीन होता है त्वचा।
तो ये कांटेदार त्वचा वाले जीवों से संबंध रखता है, एकाइनोडर्मेटा से संबंध रखता है, तो ये भी फिश नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में। तो अलग अलग ऑप्शन अलग अलग तरह से होता है, जिसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन है वो बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, जीवों से संबंधित है, और इसमें यह पूछा गया है कि हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फ्रॉग। जो फ्रॉग होता है उसके हार्ट में, उसका जो हृदय है उसके अंदर कितने कक्ष होते हैं, ये पूछा गया है। अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपको 3 का, ठीक है। तो मेंढक जो होता है उसका जो हृदय होता है उसके अंदर 3 ही कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और नीचे वाला एक निलय होता है, जो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में होता है, इसलिए वो एक सिंगल ही होता है। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले जो कक्ष होते हैं वो दोनों आलिंद अलग अलग होते हैं, लेकिन नीचे वाला जो निलय होता है हृदय का, जिसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, वो एक ही होता है, दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है नीचे से। वेंट्रिकल वैसे नॉर्मल अगर हम देखें तो 4 कक्षों वाले में अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ही कक्ष होते हैं मेंढक के हृदय में, क्योंकि मेंढक जो है वो संबंध रखता है उभयचर वर्ग से, एम्फीबियंस या उभयचर वर्ग से संबंध रखता है। तो उभयचर जितने भी होते हैं, यानी जो जमीन और जो जल है दोनों के अंदर रह सकते हैं, ऐसे जीव उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो उभयचर वर्ग के अंदर जितने भी जीव आएंगे इंक्लूडिंग मेंढक, उन सब के अंदर 3 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें ऊपर वाले 2 आलिंद होते हैं और नीचे एक वेंट्रिकल होता है उनके हृदय में। तो ये राइट आंसर रहेगा इसके लिए। मेंढक या किसी भी उभयचर वर्ग के लिए कितने हृदय में कक्ष होते हैं, तो वो 3 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ऑप्शन 2 का दिया है। ये 2 कक्षीय हृदय किसके अंदर होता है, तो हमें पता है ये होना चाहिए कि ये मत्स्य वर्ग के अंदर होता है। मत्स्य वर्ग यानी पाइशिस जिनको बोलते हैं, मछलियाँ जिसके अंदर आती हैं, जलीय जंतु जो होते हैं, जो विशेषकर जल में ही रहते हैं। तो ऐसे मत्स्य वर्ग के जो जीव हैं, मछलियों से संबंध रखने वाले, उन सब का जो हृदय है वो 2 कक्षीय होता है, जिसमें एक ही तो आलिंद होता है और एक ही निलय होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पर 4 कक्षीय हृदय। 4 कक्षीय हृदय किसके अंदर होता है, तो 4 कक्षीय हृदय है वो होता है पक्षी वर्ग के अंदर, और पक्षी के अलावा जो नेक्स्ट है हमारा वर्ग आता है जिसको हम कहते हैं मैमल्स, या जिसको कहते हैं स्तनपायी वर्ग या स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग है उसके अंदर आता है, स्तनपायी वर्ग के अंदर आता है। तो ये 2 वर्ग ऐसे हैं जिनके अंदर 4 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें 2 ही तो आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों फैक्टर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर 2 कक्षीय हृदय होता है वो मत्स्य वर्ग में होता है, केवल 3 कक्षीय हृदय है वो यहाँ पर होता है वो मेंढक यानी एम्फीबियंस या उभयचर वर्ग में होता है। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स या सरीसृप वर्ग होते हैं उनमें भी 3 कक्षीय हृदय होता है, यानी जो रेंग करके चलने वाले जीव हैं उनमें भी 3 कक्षीय हृदय होता है। 4 कक्षीय होता है वो होता है पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के अंदर होता है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है 5 कक्षीय हृदय वाला, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन वैसे ही दे रखा है कंप्लीट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है अलग अलग प्रकार के कक्षों के बारे में और हृदय के बारे में। हृदय के बारे में एक अलग से वीडियो हम करेंगे जिसमें डिटेल से पढ़ेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि पक्षियों का जो आगे का पैर है वो किस में संशोधित हुआ है। जबकि इवोल्यूशन जैसे ही हुआ है जीवों का, अलग अलग जीवों से, तो उनके अंदर कुछ न कुछ रचनाओं में, उनकी शारीरिक रचनाओं में अंतर आया है। और यहाँ पर पक्षियों के जो आगे के पैर है जिनको फोरलिम्ब कहा जाता है, उनके बारे में पूछा गया कि उनमें किस प्रकार का परिवर्तन आया है। तो आगे के जो पैर है पक्षियों में वो पंखों के रूप में परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। ये चोंच है, ये मुंह का हिस्सा है, ये वायु गुहा और वायु कोश, ये जो हैं ये अलग अलग शारीरिक जो उनकी प्रणालियां हैं उनका हिस्सा है। तो यहाँ पर आगे के पैर हैं पक्षियों के वो पंखों में परिवर्तित हैं, और पीछे वाले पैर हैं वो उनको चलने में सहायता करते हैं। ये अलग अलग जीवों के अंदर अगर हम देखें तो आगे का पैर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो हमारे अंदर जैसे हमने उपयोग किया है हाथों के रूप में चीज़ों को पकड़ने के लिए, तो पकड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो हमारे आगे के जो अंग हैं वो क्या हैं, वो हाथों के अंदर संशोधित हो गए हैं। बाकी जीव जैसे देखें गाय भैंस या दूसरे जीव हैं उनके अंदर वो पैरों का ही काम करते हैं, चलने के काम में आते हैं।
तो और पक्षियों में क्या है, वो उड़ने के काम में आते हैं, इसीलिए वो पंखों के अंदर संशोधित हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, आप इसको देख सकते हो। और ऐसे अंग, दो टाइप के अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे बाकी डिटेल में कभी। एक अंग होते हैं कि जिनका फंक्शन सेम होता है, यानी कार्य समान होते हैं, और उनका जो इवोल्यूशन है, ओरिजिन होता है, वो अलग अलग होता है, उनके बारे में। और एक ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है और दूसरे यानी कार्य अलग अलग होता है लेकिन उनका ओरिजिन सेम होता है, तो वो अंग क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और दूसरे होते हैं एनालोगस ऑर्गन, जिनका कार्य समान होता है परंतु ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है। और एक अंग होमोलोगस ऑर्गन, जिनका कार्य है वो अलग अलग होता है लेकिन ओरिजिन है वो सेम होता है, तो उनको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं ऐसे अंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके अंदर दिखाया गया है कि तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उसकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ध्यान में रखना, ये शब्द अलग अलग शब्द हैं, वो अलग अलग तंत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, नेफ्रॉन और नेफ्रीडिया। ये ध्यान में रखना, ये उत्सर्जन तंत्र से जुड़े होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे जुड़े होते हैं, नेफ्रॉन और नेफ्रीडिया। ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रीडिया है, ये वृक्क यानी गुर्दे की इकाइयाँ होती हैं जो कि शरीर से वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जित करने में हमारी सहायता करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? वो कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होती हैं, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। अगर पूछ लिया जाए हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं, तो वो होती हैं न्यूरॉन्स। ये नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, और जो तंत्रिका तंत्र है वो इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और यही न्यूरॉन्स आपस में जुड़ करके बनाती हैं नसें, या जिनको कहा जाता है नर्व्स। तो ध्यान में रखना, ये दोनों जो हैं ये जुड़ी हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम या जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उससे जुड़ी हुई दोनों चीज़ें, लेकिन यहाँ पर कोशिकाएं हैं वो कहलाएंगे न्यूरॉन्स, जो सबसे लंबी कोशिकाएं हैं शरीर की, और नसें या नर्व्स जो होती हैं वो इन्हीं न्यूरॉन से मिलकर के बनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है कि तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है जिसका वैज्ञानिक नाम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। अब इसको नोट कर सकते हो, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसमें पूछा गया है कि उसके खून का रंग कैसा होता है। तो अगर हम बात करें इसके खून के रंग की, तो खून का रंग है वो डिपेंड करता है उन जीवों के शरीर में पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर। पिगमेंट यानी जो रंगों के वर्णक होते हैं उन पर डिपेंड करता है उसके खून का रंग। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारा बात करें तो हमारे अंदर एक वर्णक होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक आयरन से बना हुआ पिगमेंट होता है, और जो क्या करता है, लाल रंग दिखाता है। और इसी के कारण हमारा शरीर है उसके अंदर जो रक्त है उसका कलर लाल रंग का होता है। तो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर का रक्त है वो लाल रंग का होता है। तो ये जो तिलचट्टे के खून का रंग है, इसका राइट आंसर रहेगा सफ़ेद। सफ़ेद क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का वर्णक है वो नहीं पाया जाता। ये जो रंग है, कलर इसका खून का, वो डिपेंड करता है पिगमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर इसके खून के अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए इसके खून का रंग क्या है? वो सफ़ेद होगा, ना कि लाल, ना कि नीला, ना कि धूसर। अगर लाल की बात करें तो जिनमें हीमोग्लोबिन होता है उनके लाल होता है, और हीमोसाइनिन होता है एक पिगमेंट, हीमोसाइनिन, उसके कारण जो है नीला कलर होता है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कारक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? ऐसे पौधे जिनके अंदर हरे कलर का पिगमेंट उपस्थित होता है, पौधे या कुछ जीव भी होते हैं। अब हरे कलर का पिगमेंट जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब वो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, और उसी ऊर्जा के आधार पर
पौधा जो ज़मीन से पानी लेता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उनकी हेल्प से पौधे के लिए ये कार्बोहाइड्रेट यानी उसका फूड तैयार करते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। क्लोरोफिल होता है जो एक पिगमेंट होता है हरे रंग का, जिसके कारण पौधों की कोशिकाओं का रंग हरा होता है, पौधे का रंग हरा होता है। जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो पौधे हरे रंग के नहीं होते। यहाँ पर ध्यान देना है कि सूर्य का प्रकाश है वो ज़रूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, पानी है वो भी ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है जब पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर वो रहेगा मृदा का रंग। अब मिट्टी का रंग चाहे कैसा भी हो वो डिपेंड नहीं करता उस पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। मिट्टी चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्रकार के रंग की हो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। अगर मिट्टी के अंदर उसके अंदर पानी की कमी हो या फिर उसके अंदर आवश्यक जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो प्रभावित हो सके। अदरवाइज मृदा का रंग है वो डिफाइन नहीं करता कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए। इसके अंदर पूछा गया कि ग्लाइकोलाइसिस शब्द, इसके अंदर एक शब्द है यूनानी शब्द जिसको कहा गया ग्लाइकोज। अब ग्लाइकोज का क्या मतलब है? देखिए ये ध्यान में रखना हमने कि अगर कहीं पे आ जाए ग्लाइकोज आ जाए, ग्लूकोज आ जाए, गैलेक्टोज आ जाए, मैनोज आ जाए, फ्रक्टोज आ जाए, सुक्रोज आ जाए, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए जिनके पीछे ओज जुड़ा हो, ओज जुड़ा हो, ओएसी ओज जुड़ा हो, ग्लाइकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, इस तरह के शब्द अगर जुड़े हों तो वो ध्यान में रखना वो होते हैं हमेशा ही शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जिनके पीछे ओज जुड़ा हो वो हमेशा ही शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यहाँ पर शुगर लिखा हुआ है, शुगर शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये ध्यान में रखना ग्लाइको शब्द है वो किससे जुड़ा है? शुगर, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ से इसका नमक से कोई लेना देना नहीं है, पानी से कोई लेना देना नहीं है, और ऑक्सीजन से कोई लेना देना है। इनका सूत्र आप याद रख सकते हो। साधारण नमक का सूत्र है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, पानी है वो H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है। तो ये यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका सिंपल सूत्र देख सकते हो, C6H12O6 होता है। ये सभी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए उनका फार्मूला होता है। बाकी के अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनका अलग अलग निकलता है, लेकिन साधारण सूत्र जो रहेगा वो यही रहता है, C6H12O6। तो ये ओस जिनके पीछे लगा हो वो सारे के सारे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ग्लाइकोज का यही उत्तर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पराग कणों को, फूलों के परागकोश से उसके गर्भ केसर तक जो स्थानांतरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी फूलों के नर भाग जिसको कहा जाता है पुंकेसर। अब उस पुंकेसर से पराग कणों का, पराग कण क्या होते हैं? पराग कण के अंदर क्या होता है? नर युग्मक होता है। और जिन पौधों के अंदर या जिन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उनके अंदर पुंकेसर के अंदर जो नर भाग है पौधे का, वहाँ पर परागकण बनते हैं और परागकण के अंदर नर युग्मक होता है और वो उसके मादा युग्मक तक पहुँचता है जो कि उसके गर्भ केसर यानी स्त्री केसर तक पहुँचते हैं। ये उसका फूल का मादा भाग होता है। वहाँ पर परागकण यानी नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुँचना, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया इसके अंदर। तो ये प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन या फिर परागण की प्रक्रिया। इस परागण प्रक्रिया के अलग अलग टाइप होते हैं। किसी के अंदर क्या होते हैं? परागकण हल्के होते हैं तो वो हवा के सहारे ही उड़ करके चले जाते हैं दूसरे फ्लावर तक या उसके मादा भाग स्त्री केसर तक, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है एनिमोफिली। दूसरा अगर हम देखें, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं तो उनके अंदर पानी की सहायता से परागकण जाते हैं तो वो हाइड्रोफिली कहलाता है। बाकी बर्ड्स का ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट का एंटोमोफिली, और बैट्स का अगर पूछ लिया जाए तो कायरोप्टेरोफिली होता है परागण की प्रक्रिया में सहायक होना। तो बाकी की टर्म्स जो हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक होता है ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक का जो मिलन होता है उसको कहते हैं संसेचन या फिर फर्टिलाइजेशन।
निषेचन भी बोल देते हैं इसको कई बार, संसेचन या फर्टिलाइजेशन या निषेचन मिले तो ये नर और मादा युग्मक का मिलना होता है। अब उसके बाद में अगर हम जिक्र करें, ये जो टर्म दे रखी है एकीभवन या फ्यूज़न, ये क्या होता है? ये होता है कि जो नर केंद्रक होता है, नर युग्मक का केंद्रक और उसको मादा युग्मक के केंद्रक से मिलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एकीभवन, यानी दोनों केंद्रकों का मिलकर के एक हो जाना, वो कहलाता है फ्यूज़न। और इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें ये विभाजन क्या होता है, तो विभाजन का मतलब होता है बंटना। अगर कोई चीज़ है 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उसको कहते हैं विभाजन या फिर डिवीजन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, इसको आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी फ्लावर से संबंधित है। अब पूछा गया कि फूल का सबसे बाहरी चक्र बाह्य दल से बना होता है, वो क्या कहलाता है? अब बाह्य दल जो होता है वो उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। फूल का सबसे बाहरी हिस्सा, अगर आपने देखा होगा किसी फ्लावर को, तो फ्लावर के नीचे ऐसे हरी हरी रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं जो उसको उसकी डंडी से जोड़े रखती हैं। उसके बाद उसकी अलग अलग टाइप की पंखुड़ियाँ ऊपर होती हैं रंगीन कलर की। तो ये बाहर वाली, सबसे बाहर वाली पंखुड़ियाँ हैं बाह्य दल, उसको, उनके समूह को कहा जाता है बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। कैलिक्स किससे बना होता है? ये सेपल या बाह्य दल से बना होता है। ये हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं मेनली सेपल, और इनके समूह को कहा जाता है कैलिक्स या बाह्य दल पुंज कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, फूल को बाहर से कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट रखती है। तो आपको ध्यान में रखना बाह्य दलपुंज या सेपल या कैलिक्स, ये तीनों एक ही टर्म है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सेपल का ग्रुप होता है कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे दे रखा है कोरोला या दलपुंज, ये ऑप्शन, इस 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तो बाह्य दलपुंज ही रहेगा। अब ये दलपुंज या कोरोला क्या होता है? कोरोला जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्या चीज़ होते हैं? अब यहाँ पर देखिए कोरोला या दलपुंज, ये अगर हम देखें तो फूल के अंदर जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, अंदर के हिस्से में जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, वो रंगीन अलग अलग रंगों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो होती हैं पेटल्स। पेटल्स, उन पेटल्स का समूह ही होता है कोरोला। कोरोला है जिसको कहा जाता है दलपुंज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज क्या होता है। ये रंगीन पंखुड़ियाँ अंदर की जो होती हैं, जो बाह्य दलपुंज के अंदर के हिस्से में पाई जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है आपको परिदलपुंज। परिदलपुंज क्या होता है? जब ये कैलिक्स और कोरोला ये बिल्कुल एक दूसरे से इतने अटैच होते हैं कि इनमें डिफरेंस ना कर पाए, हम अंतर नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन को कहा जाता है परिदलपुंज कहा जाता है। ठीक है, और ये वर्ड जो दे रखा है फ्लोरल या पुष्पीय, तो हमें ध्यान में रखना फ्लोरल या पुष्पीय का मतलब होता है फूल से संबंधित। ठीक है, तो ऐसी टर्म भी पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है भाई, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है बेनियन ट्री और इधर लिखा हुआ है केले का वृक्ष। ठीक है, बेनियन ट्री क्या होता है? ये बेनियन ट्री होता है बरगद का पेड़। ठीक है, जबकि यहाँ पे दे रखा है केला। केला क्या होता है? बनाना। अब यहाँ तो या तो हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके अकॉर्डिंग जाना है, क्योंकि इंग्लिश वाला वर्जन ही एग्ज़ाम के अंदर मान्य होता है। जो इंग्लिश में लिखा गया वही मान्य होता है। तो यहाँ पे बेनियन ट्री के लिए हम जाएंगे कि बेनियन ट्री में हैंगिंग स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती हैं, या जो लटकती हुई रचनाएं हैं पेड़ के अंदर वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे बेनियन ट्री लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, इसको आप इग्नोर करिए, यानी ये बरगद का वृक्ष है यहाँ पे बेनियन ट्री। ये पूछा गया है कि बरगद के वृक्ष में जो आलम प्रदान करने वाली, लटकने वाली, आपने देखा होगा बरगद के अंदर क्या होती हैं, ऐसे ऊपर की टहनियों से जड़ें लटकती रहती हैं। कच्ची अवस्था में जिनको लोग तोड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ी होती जाती हैं, पकती जाती हैं, वो ग्राउंड से अटैच हो जाती हैं और उस पौधे की टहनियों को क्या करती हैं, सहारा देने का कार्य करती हैं। बरगद के पेड़ बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं, बहुत लंबी उम्र होती है उनकी, तो उनकी टहनियाँ हैं वो इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं कि उनको सपोर्ट चाहिए होती है, तो इसलिए उनकी टहनियों से नीचे की तरफ धीरे धीरे जड़ें लटकने लगती हैं और वो ज़मीन में गड़ करके उस टहनी यानी उस पेड़ को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, सहायता देती हैं। तो वो उनकी मुख्य जड़ों के अलावा और जड़ होती हैं जो उनको सहायता प्रदान करने का काम करती हैं। तो वो सहायता प्रदान करने वाली जो जड़ें हैं उन जड़ों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सहारा जड़ या फिर प्रॉप रूट्स कहा जाता है। ठीक है, बाकी भी अलग अलग रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस भी रूट्स यानी जड़ें होती हैं, स्टिल्ट रूट भी होती हैं, ये भी जड़ें होती हैं, टैप रूट भी होती हैं। टैप रूट जो एक टाइप का रूट सिस्टम है,
इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट होती है वो सहायक रूट होती हैं, स्टिल्ट रूट है वो सहायक रूट होती हैं, प्रोप रूट है वो भी सहायक रूट होती हैं अलग अलग प्लांट के अंदर। ये हम बर्गन ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करें मूसला जड़ें या टैप रूट, इनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, मूसला जड़ या टैप रूट क्या होती हैं। मूसला जड़ या टैप रूट अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर एक लंबी जड़ ऐसे चलती है नीचे की तरफ, ठीक है। अधिकतर पौधे जो होते हैं उनके अंदर एक लंबी जड़ नीचे की तरफ जाते हैं। और कौन से में होते हैं, ये अक्सर द्विबीजपत्री पौधों के अंदर होती हैं जिनको डाइकोट प्लांट कहा जाता है। ये पहचान है इनकी, द्विबीजपत्री या डाइकोट प्लांट हैं उनके अंदर ये मूसला जड़ या टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। एक मुख्य जड़ है वो ज़मीन में नीचे की तरफ जाती है, बाकी उसकी सहायक जड़ें हैं वो उसके साथ में अटैच होती हैं, वो बाद में निकलती हैं उस टैप रूट के या मूसला जड़ के। तो इस प्रकार के तंत्र को, जड़ तंत्र को कहा जाता है मूसला जड़ तंत्र या टैप रूट सिस्टम। तो ये आपके समझने लायक बात है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट है वो अयस्क है। अयस्क क्या होता है, अयस्क किसी भी धातु का वो मुख्य अवयव होता है जिसमें से हम धातु निकालते हैं। अयस्क होता है अशुद्धियों का मिश्रण जिससे हम मुख्य धातु निकालते हैं। तो यहाँ पर बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क हमें ध्यान में रखना है। बॉक्साइट का जो है किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट के अलावा क्रायोलाइट भी होता है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना कि एल्यूमिनियम का अयस्क है वो कौन सा है, बॉक्साइट है। इसके अलावा क्रायोलाइट भी होता है। ऐसा जो जिंक है, जिंक का जिंक ब्लेंड है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं अलग अलग प्रकार से। मुख्य अयस्क क्या होता है, अयस्क किसको कहते हैं, अशुद्धियों का मिश्रण होता है जिसमें से धातु निकाली जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है पृथ्वी की बाह्य कोर, बाह्य हिस्सा जो है आउटर कोर है पृथ्वी का वो किससे बना है। तो बाह्य कोर या आउटर कोर है वो किससे बनी है, वो बनी है लोहे और निकल से बनी है अधिकतर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट जनरल स्टडी का क्वेश्चन है कि पृथ्वी का बाह्य कोर है वो किससे बना है, वो बना है लोहा और निकल से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने लायक है। यहाँ पे पूछा गया है कि नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक गैस जो होती है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मुख्य अवयव क्या होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, गैसेस अलग अलग टाइप की होती हैं। एक जैव गैस जिसको बोला जाता है या बायोगैस, ठीक है। अब जैव गैस या बायोगैस आ जाए और नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस आ जाए, यहाँ पर ध्यान में देना है। ये जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन, ये मीथेन यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। अब नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस किसको कहेंगे, वो गैस जो कि जीव जंतुओं के ज़मीन में दफन होने के कारण पेट्रोलियम के साथ में बनी है प्रकृति के अंदर, प्राकृतिक आपदाओं या घटनाओं की वजह से, तो उसको कहा जाता है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस के जो मुख्य अवयव हैं वो यहाँ पर मीथेन नहीं है, क्योंकि मीथेन है वो मुख्यतः जैव गैस या जिसको बायोगैस कहते हैं उसका मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस का मुख्य अवयव वो मीथेन नहीं है, वो है जैव गैस या बायोगैस का मुख्य अवयव है। ये हमें ध्यान में रखना है। मीथेन जिसको हम कहते हैं CH4। और जो आपने देखा होगा कि जैसे एनिमल्स हैं वो डंग करते हैं यानी गोबर वगैरह करते हैं एनिमल, जानवर, तो उनके अंदर से जो स्मेल आती रहती है अक्सर वो मीथेन की होती है। और मीथेन है ये मैथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जानवरों की गट में जो है मैथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उनके वेस्ट मटेरियल के अंदर से उसको डाइजेस्ट करके और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, CH4 जिसका फॉर्मूला है। तो ये जैव गैस या बायोगैस का मुख्य संघटक है मीथेन। तो यहाँ पर नेचुरल या प्राकृतिक गैस है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसका मुख्य संघटक होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक होता है। इसके अलावा उसके अंदर प्रोपेन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था ब्यूटेन या प्रोपेन है वो प्राकृतिक गैस होती है, उसका मुख्य संघटक होता है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस का। तो मीथेन है वो बायोगैस का होता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे यह क्वेश्चन है, पूछा गया है अक्टूबर से मार्च की अवधि के बीच कौन सी फसलें हैं वो पैदावार के लिए उपयुक्त हैं, या कौन सी फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में हम जो फसलें बोते हैं। अब ध्यान में रखना, यहाँ पर फसलें हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, 3 टाइप की हैं। एक होती हैं रबी की फसलें, एक होती हैं खरीफ की फसलें, एक होती हैं जायद की फसलें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर रबी की फसलें क्या होती हैं, रबी यानी आप ध्यान में रख सकते हो 2 शब्दों का अंतर। शीत ऋतु, शीत यानी सर्दी की ऋतु में बोई जाने वाले फसलें हैं वो रबी की फसलें होती हैं। शीत में भी 2 शब्द हैं और रबी में भी 2 शब्द हैं, आपको ध्यान में रखना। रबी की फसलें हैं शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चना, सरसों, इस तरह की फसलें हैं वो बोई जाती हैं। शीत ऋतु यानी रबी की फसलें होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें खरीफ सीज़न, खरीफ सीज़न की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ सीज़न की फसलें वो होती हैं जो वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती हैं। खरीफ का भी 3 शब्द और वर्षा में भी 3 शब्द, ये ध्यान में रखना है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाले शब्द जो फसलें हैं जैसे कपास, ग्वार, बाजरा वगैरह, वो फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ये हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर। और तीसरा जो बच गया जायद की फसलें, जायद की फसलें वो फसलें होती हैं जो रबी के ख़त्म होने के बाद और ख़रीफ के शुरू होने से पहले बोई जाती हैं। यानी रबी की फसलों के हार्वेस्ट करने के बाद और ख़रीफ के सीज़न शुरू होने से पहले बोई जाती हैं, यानी जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई से पहले हैं वो काट ली जाती हैं, ऐसी फसलें कहलाती हैं जायद की फसलें। जैसे कुछ सब्जियों वाली फसलें हैं, ककड़ी, खीरा वगैरह जो हैं वो उस सीज़न में बोए जा सकते हैं और वो खरीफ के सीज़न से पहले काट लिए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है जायद की फसलें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको, फसलें अलग अलग प्रकार की हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें हैं वो जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक बोई जाती हैं। और जायद की फसलें हैं वो मार्च अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक बोई जाती हैं। ये हमें ध्यान में रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर पशुओं के गोबर और पेशाब के अपघटित मिश्रण को क्या कहा जाता है। अब पशुओं के गोबर और पेशाब से जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है, वो फार्म यार्ड मैन्योर या खेत की पांस कहलाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन भी दे रखे हैं। एक होता है मुर्गी की खाद। मुर्गी की खाद आपको पता है पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी रखी जाती हैं उनके वेस्ट मटेरियल से जो खाद बनती है वो मुर्गी की खाद कहलाती है। यहाँ पर एक ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, वो है हरित खाद। हरित खाद क्या होता है कि कुछ ऐसी फलीदार फसलें होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं और उन फसलों को बोया जाता है ज़मीन के अंदर। जब हम फसल नहीं बोते उस समय से पहले बोया जाता है, और जब उनमें फलियां हैं वो बननी स्टार्ट होती हैं तो उस दौरान उनको हरित अवस्था में ही, फली को पकने से पहले ही उनको ज़मीन में दोबारा से बुआई कर दी जाती है, और उसी बुआई से जो उनकी खाद बनती है उसी को कहा जाता है हरित खाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उर्वरक। उर्वरक क्या होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि फैक्ट्रियों में बनते हैं। इनके अंदर रासायनिक रूप से हम जो इन्ग्रेडियंट्स हैं या मिनरल्स हैं वो डालते हैं, ये ध्यान में रखना हमने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इनमें से कौन सा है वो लेग्यूमिनस या फलीदार फसल है। अब देखो लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी होती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप वो होती हैं जो कि एक फसलों की फैमिली है जिसको बोलते हैं फाबेसी। फाबेसी, अब फाबेसी फैमिली से संबंध रखने वाली फसलें हैं वो लेग्यूमिनस होती हैं मोस्टली। और फाबेसी फैमिली में जो आती हैं वो फसलें कौन सी होती हैं, दालें होती है, मटर वगैरह हैं वो इसी के अंदर आती हैं। दालों की जो अलग अलग प्रकार की वैरायटी है वो सारी की सारी इसी के अंदर आती हैं। बीन्स इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है इसका, पीज़ या मटर हैं वो क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप हैं। और इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम फलियों की, सबकी लगभग एक जैसी होती हैं। ग्राउंड नट मूंगफली की स्ट्रक्चर देखो, चाहे आप मटर की स्ट्रक्चर देखो, बीन्स जो दालों की जो फलियाँ हैं उनकी स्ट्रक्चर देखो, तो उनकी सबकी संरचना एक जैसी होती हैं। और फाबेसी फैमिली से संबंध रखते हैं, वो फलीदार फसलें होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। यहाँ पर बाकी अलग अलग जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अलग अलग टाइप की फसलें हैं। यहाँ पे सरसों है, अगर हम देखें तो ब्रासिकेसी फैमिली से संबंध रखती हैं। कॉफ़ी अलग है, ज्वार अलग है। तो हमें ध्यान में रखना क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप या फलीदार फसलें हैं वो कौन सी हैं जिनके अंदर लेग्यूम्स या जड़ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।
तो मटर यहाँ पर फाबेसी फैमिली से संबंध रखता है। और बहुत सी और अलग अलग फसलें हैं, बीन्स हो गया, ग्राउंडनट हो गया, वो भी क्या हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर आई जाती हैं। उनके अंदर जड़ ग्रंथियाँ वो पाई जाती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसके बारे में हम फर्दर जिक्र करेंगे अलग वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी और भी क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है एक टर्म में तो हमें बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो बाकी के जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो के अंदर। और आई होप कि ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।